हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ आप व्यस्त होंगे। दोस्तों, इस समय राजस्थान में शिक्षक भर्ती प्रतियोगिताओं की बहार आई हुई है। आप देख रहे हैं इस समय फर्स्ट ग्रेड की भी वैकेंसीज आई हुई है, सेकंड ग्रेड की भी वैकेंसीज आई हुई हैं और थर्ड ग्रेड की भी वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, तो अगर हम इस समय अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो निश्चित रूप से सफलता सुनिश्चित है। कहते हैं ना दोस्तों, फूल बन के क्या जीना, एक दिन खिलोगे और मुरझा जाओगे। अरे फूल बन के क्या जीना, एक दिन खिलोगे और मुरझा जाओगे। अरे जीना है तो पत्थर बनकर जियो यारो, कभी तराशे गए तो खुदा कहलाओगे। जी हाँ दोस्तों, अच्छी शुभकामनाओं के साथ आज की हम क्लास आरंभ करें उससे पहले जो हमने राष्ट्रपति का पहला पार्ट पढ़ा था, संविधान का भाग 5 हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। मैंने आप लोगों को जो उसमें मुख्य मुख्य चीज़ें पढ़ाई थी संविधान के भाग 5 में, वो क्या क्या पढ़ाया था। एक तो आर्टिकल 52 बताया था मैंने आपको, और मैंने आप लोगों को बताया था भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, आर्टिकल 53 मैंने आपको बताया था संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वो स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। राइट। इसके अलावा मैंने आपको आर्टिकल 54 बताया था जिसमें राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचक मंडल है। इसके अलावा मैंने आपको आर्टिकल 55 बताया था 55, जिसमें हमारे राष्ट्रपति महोदय की निर्वाचन प्रक्रिया है। अनुच्छेद 56 हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें राष्ट्रपति की कार्य अवधि के बारे से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 57 भी मैं आप लोगों को बता चुका। अमेरिका में जो राष्ट्रपति होते हैं वहाँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, वहाँ केवल 2 बार मैक्सिमम बन सकते हैं। भारत में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, भारत में राष्ट्रपति महोदय पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होंगे। ये जो आर्टिकल है ये 57 है। इसके अलावा मैंने आर्टिकल 58 भी आपको बता दिया जिसमें राष्ट्रपति पद की योग्यताएं हैं। दोस्तों, मुझे याद आ रहा है योग्यताओं में मैं एक चीज़ बताना भूल गया था। हमने योग्यताओं में कई चीज़ें पढ़ी थी। उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वो लोकसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो। एक बात ध्यान रखना, मैं कई जब छोटी पुस्तकों को देख रहा था, यूट्यूब पे एक कमेंट भी आया था कि सर राष्ट्रपति की मैक्सिमम आयु के बारे में क्या प्रावधान है। तो ध्यान रखना, संविधान में राष्ट्रपति की मैक्सिमम आयु के बारे में कोई भी प्रावधान नहीं है। मैक्सिमम आयु कितनी भी हो सकती है, हाँ हमको मिनिमम आयु याद रखनी है। और जो मिनिमम एज होती है वो मिनिमम एज कितनी होती है, 35 ईयर्स, 35 साल होती है। ये हम लास्ट की क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि संसद 3 अंगों से मिलकर बनी होती है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 59 पढ़ेंगे, आर्टिकल 60 पढ़ेंगे, 61 पढ़ेंगे, 62 पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो राष्ट्रपति महोदय की जो कार्यपालिका और जो प्रशासनिक शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ आवर प्रेसिडेंस, वो आज हम विशद रूप से विवेचन करेंगे उन सब का। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं आर्टिकल 59 पे और आज की हमारी पढ़ाई यहीं से आरंभ होती है। देखो, जो राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें दे रखी हैं, वो सारी शर्तें राष्ट्रपति पद के लिए जो दे रखी हैं वो आर्टिकल कौन सा है, 59। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति महोदय अगर कोई प्रत्याशी बनना चाहते हैं राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में, तो उनके लिए कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए। यानी कि टोटल कैंडिडेट कितने हो गए, 100 व्यक्ति। अब मन में ये ख्याल आता है कि हम तो भाई हमारे गांव के लोगों को या हमारे शहर के लोगों को 1000 को ले जाएंगे। तो ध्यान रखना, ये 1000 क्या, ये कितने भी नहीं चलेंगे। ये वो 100 व्यक्ति कौन है, राष्ट्रपति। अगर आप भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपके लिए कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ये वो 50 सदस्य होने चाहिए जो वर्तमान में MLA या MP हैं। आप लोग याद करो आर्टिकल 54 जो हमने राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था संसद के निर्वाचित सदस्य। अब उसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी आ गए और उसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी आ गए। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि ये हो गए MLAs। और इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें 2 की विधानसभाएं रनिंग मतलब इस समय एक्टिव हैं, एक दिल्ली और एक पुडुचेरी। हाल ही में जो जम्मू कश्मीर हमारा नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, इसमें भी विधानसभा का सृजन होगा। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 2 ही हैं।
तो यहाँ वर्तमान में भाई विधानसभा का सदस्य तो एमएलए हो गया, और यदि लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया। तो या तो वो वर्तमान में प्रेजेंट में एमएलए होना चाहिए या फिर वो एमपी होने चाहिए। ऐसे व्यक्ति आपका 50 प्रस्तावक हों और 50 अनुमोदक हों, तब जाके हम प्रत्याशी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये एक शर्त है। इसके अलावा जमानत राशि की यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति महोदय के लिए जो जमानत राशि होती है वो 15,000 रुपये होती है। राष्ट्रपति के लिए भी 15,000 है और उपराष्ट्रपति महोदय के लिए भी जमानत राशि 15,000 है। हाँ, जब हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उनके लिए प्रस्तावक 20 चाहिए और अनुमोदक भी उनके लिए 20 ही चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। जमानत राशि चाहे राष्ट्रपति महोदय हो चाहे उपराष्ट्रपति महोदय हो, दोनों के लिए कितनी होती है? 15,000 रुपये। अब आपके सवाल आ रहा होगा मन में कि जमानत राशि होती क्या है। अगर कुल वैध मतों का कोई व्यक्ति 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है, कुल वैध मतों का अगर कोई व्यक्ति 1/6 भाग अर्थात 16.66%, लगभग इतना ही होता है ना, तो ये प्राप्त नहीं कर पाता है तो फिर उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है और वो आरबीआई में जमा हो जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रेजेंट में जो राष्ट्रपति महोदय को जो वेतन मिलता है वो 5 लाख रुपए मासिक मिलता है। वर्तमान में जो राष्ट्रपति महोदय को वेतन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 5 लाख रुपए मासिक। और ये जो वेतन है ये भारत की संचित निधि पर भारित है। आपने पढ़ा होगा एक संचित निधि होती है जो कि संसद के नियंत्रण में होती है, एक आकस्मिक निधि होती है जिसके संरक्षक हमारे राष्ट्रपति महोदय स्वयं होते हैं। ठीक है, तो इनको जो वेतन मिलता है वो कहाँ से मिलता है? भारत की संचित निधि से। अच्छा, इनके वेतन और भत्तों में पद पर रहते हुए कमी नहीं की जा सकती और इनका जो वेतन होता है वो आयकर से भी मुक्त होता है। अच्छा, एग्जाम में क्या होता है, कई बार वो पेंशन पूछता है, तो आपको पता है जो मूल वेतन होता है उसका आधा पेंशन मिलती है। अब इनका मूल वेतन कितना है? 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए का आधा कितना हो जाएगा? 2.5 लाख रुपए। ठीक है, तो इनका जो अगर हम बात करें पेंशन, तो इनको जो मासिक पेंशन मिलती है वो कितनी मिलती है भाई? 2.5 लाख रुपए। अच्छा, कई बार वो वार्षिक पेंशन पूछ जाता है कि बताइए राष्ट्रपति महोदय को वार्षिक पेंशन कितनी मिलती है। अब हमको पता है कि जब 1 महीने की 2.5 लाख मिलती है तो वार्षिक मतलब 12 महीने का, तो ये हो जाएगी 30। ठीक है, एग्जाम में अगर आ जाए कि राष्ट्रपति महोदय को वेतन कितना मिलता है? 5 लाख रुपए। वेतन किस पे भारित होता है? भारत की संचित निधि पे। अनुच्छेद 60 की हम बात करते हैं और अनुच्छेद 60 में जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति महोदय की शपथ से संबंधित प्रावधान है। अच्छा, अगर हम संविधान की अनुसूचियों की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा, पहली अनुसूची संग्रह क्षेत्रों से संबंधित है, दूसरी अनुसूची वेतन से संबंधित है और तीसरी अनुसूची में शपथ का ही विवरण है। लेकिन ध्यान रखना, तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय और जो हमारे जो राज्यपाल महोदय हैं इनकी शपथ का उल्लेख नहीं है। अब बात आती है राष्ट्रपति की शपथ की, तो राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो किस आर्टिकल में उसका विशद विवेचन किया गया है? वो आर्टिकल कौन सा है? 60 है। ठीक है, अब सवाल ये बनता है इनको शपथ दिलाते कौन है? तो राष्ट्रपति महोदय को जो शपथ दिलाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिला देते हैं। ठीक है, अब कई बार परिस्थिति, अपरिहार्य परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका पद रिक्त होता है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट में कोई ना कोई सीनियर जज तो होते ही होते हैं। ठीक है, तो सीनियर जो जज होते हैं वो फिर उनको शपथ दिला देते हैं। राइट, तो हमने जाना शपथ कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? 60 में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और यदि उनका पद रिक्त है तो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर जज होते हैं वो फिर उनको शपथ दिला देते हैं। अब बात ये आती है इनको शपथ किस बात की लेते हैं? जैसे पद व गोपनीयता की, तो ये इसकी शपथ नहीं लेते। हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो संविधान और विधि के संरक्षण की शपथ लेते हैं। संविधान व विधि के संरक्षण की शपथ, और इसमें ध्यान रखना साथ में ये लोगों के कल्याण की शपथ भी लेते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल है।
भाई कुछ गिने चुने सवाल होते हैं जो हमको कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट में रख देते हैं आगे। तो एक सवाल आ जाए कि राष्ट्रपति महोदय किसकी शपथ लेते हैं, तो ध्यान रखना राष्ट्रपति महोदय पद व गोपनीयता की शपथ नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति महोदय जो शपथ लेते हैं संविधान व विधि के संरक्षण की शपथ लेते हैं, साथ ही साथ वो लोगों के कल्याण की भी शपथ लेते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। भाई हमारे यहाँ पे 2 राष्ट्रपति महोदय ऐसे हैं जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ है। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे और दूसरे राष्ट्रपति महोदय जिनका निधन पद पर रहते हुए वो डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद थे। इसके बाद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 25 जुलाई 1977 को हमारे यहाँ पे जो शपथ ली वो शपथ ली थी नीलम संजीव रेड्डी जी ने, और उसके बाद ये शपथ हमेशा जो चलती आ रही है वो 25 जुलाई को ही चलती आ रही है। अब हाल ही में राष्ट्रपति महोदय के चुनाव होने वाले हैं अभी कुछ समय बाद। ठीक है, तो शपथ होगी तो संभवतः वो भी 25 जुलाई को ही होगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि राष्ट्रपति महोदय का शपथ अनुच्छेद 60 में, और सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर सबसे पहले तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं, उनका पद रिक्त है तो सीनियर जज उनको शपथ दिलाएंगे, साथ में वो संविधान और विधि के संरक्षण की एवं लोगों के कल्याण की वो शपथ लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा आर्टिकल अब हम अनुच्छेद 61 की बात करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 61 में जो दे रखा है उसे हम कहते हैं महाभियोग। अनुच्छेद 61 को हम क्या कहते हैं? महाभियोग। राष्ट्रपति महोदय, ठीक है, छोटी छोटी बातें जो मैं पिछले वीडियो में भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अगर राष्ट्रपति महोदय अपना पद त्याग करेंगे तो वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति महोदय अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, एक बात ये मैं पहले आपको बता चुका हूं, या राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, मान लीजिए उनकी मृत्यु हो जाए या अन्य किसी अपरिहार्य कारण से उनका पद रिक्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर हमारे देश में जो एक्टिव बनेंगे राष्ट्रपति वो कौन बन जाएंगे? उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। और यदि उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभाल लेते हैं। और यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी अवेलेबल नहीं है तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पदभार को संभाल लेते हैं। ये मैं पीछे बता चुका आपको। और जब कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार को, चाहे वो उपराष्ट्रपति महोदय संभालें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय संभालें या सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश संभालें, उनको वही वेतन और भत्ते दे होते हैं जो किसको दे होते हैं? राष्ट्रपति को दे होते हैं। राइट, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब मान लो राष्ट्रपति महोदय को हमारी संसद हटाना चाहती है, तो राष्ट्रपति महोदय को जो हटाने की प्रक्रिया होती है उसी को हमने क्या नाम दिया है? महाभियोग। और राष्ट्रपति महोदय को जो हटाने की प्रक्रिया महाभियोग का विशद विवेचन किया गया है वो आर्टिकल कौन सा है? 61। ठीक है, 61। अब सबसे पहले तो ये सवाल बनता है कि राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग लगाने का आधार क्या है? भाई कोई तो बेस होता होगा जिसके आधार पर हम राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग लगाते हैं। तो देखिए ये लाइन को पकड़ना, संविधान का पालन ना करने पर, या हम कहेंगे संविधान का अतिक्रमण करने पर, ठीक है। अगर हमारे देश के राष्ट्रपति, एक लैंग्वेज है जो हमको पकड़ के रखनी है, संविधान का पालन ना करने पर, संविधान का अतिक्रमण करने पर, या फिर मैं कह सकता हूं संविधान का उल्लंघन करने पर, संविधान का उल्लंघन करने पर, इस आधार पे हमारे राष्ट्रपति महोदय को जो हटाने की प्रक्रिया होती है जो कि संसद में संपादित होती है उसको हम क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं। ये अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग कभी भी साबित कदाचार या असमर्थता पर नहीं लगता है, साबित कदाचार या
असमर्थता पर नहीं लगता है। इस बात को अच्छे से गांठ बांध लेना। राष्ट्रपति महोदय पर जो महाभियोग लगता है वो संविधान का पालन ना करने पर, संविधान का अतिक्रमण करने पर या फिर संविधान का उल्लंघन करने पर लगता है। ठीक है, अब इसकी प्रोसेस क्या है? देखो, यदि हम महाभियोग की बात करें तो महाभियोग केवल 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 कहाँ लगता है भाई? तो महाभियोग अगर लगेगा तो वो केवल और केवल संसद में ही लगेगा। अगर महाभियोग लगेगा तो वो केवल कहाँ लगेगा? संसद में। अब संसद में 2 सदन होते हैं। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि आर्टिकल 79 के तहत हमारी संसद 3 अंगों से मिलकर बनी है। पहला अंग राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। बताया था आप लोगों को। हाउस 2 होते हैं हमारी संसद में। एक हाउस का नाम होता है लोकसभा और एक का नाम होता है राज्यसभा। तो अब सवाल ये बनता है कि महाभियोग पहले लोकसभा में आता है, राज्यसभा में आता है? ध्यान रखना, अगर हम महाभियोग प्रस्ताव की बात करें तो महाभियोग वो होता है जो पहले लोकसभा में भी आ सकता है या फिर पहले वो राज्यसभा में भी आ सकता है। मतलब अगर संसद के किसी भी सदन में वो विधेयक पेश हो सकता है तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे? महाभियोग। अब जैसे मैं उपराष्ट्रपति की बात करता हूं, क्या उपराष्ट्रपति को लोकसभा पहले हटाने का प्रस्ताव लेके आ सकती है? हमारा उत्तर आएगा नहीं, चूंकि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो पहले उसका प्रस्ताव किस सदन में आएगा? राज्यसभा में। इसलिए वो महाभियोग नहीं हुआ। महाभियोग वही होगा जो संसद के, चाहे तो लोकसभा में पेश हो जाए चाहे राज्यसभा में पेश हो जाए, मतलब संसद के किसी भी सदन में अगर कोई विधेयक पेश हो जाता है तो ही उसको महाभियोग कहेंगे। तो पुनः बोल, आप समझिए, महाभियोग कहाँ लगेगा? संसद में। संसद के किस सदन में लगेगा? आपका आंसर आएगा कोई से भी सदन में लग जाएगा। अब हम मान लेते हैं पहले वो प्रस्ताव किस सदन में आता है? जैसे लोकसभा में। लोकसभा के 1/4 सदस्य लिखित में देंगे। कितने सदस्य लिखित में देते हैं? 1/4 सदस्य। ठीक है, अब राष्ट्रपति महोदय को ऐसी स्थिति में 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। हम जो राष्ट्रपति महोदय को सूचना देंगे कि भाई आपके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है, वो कितने दिन पहले सूचना देंगे? उसको 14 दिन पहले सूचना देंगे। अब एक नियत दिन फिर हमारी लोकसभा की बैठक होगी, राइट? लोकसभा की बैठक होगी, उसमें सबसे पहले भाषण होते हैं। उस समय राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित हो सकते हैं या फिर अपने किसी प्रतिनिधि को भी वहां भेज सकते हैं। ठीक है, और वो अपना पक्ष रख सकते हैं। भाई महाभियोग का प्रस्ताव आ रहा है तो उनको भी तो अपना पक्ष, और यदि वो सदन उससे संतुष्ट हो जाता है और वो प्रस्ताव गिर जाता है तो महाभियोग प्रस्ताव वहीं खत्म हो जाता है। और यदि राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग आया, लोकसभा में मान लो पहले आया, और ऐसी स्थिति में वहां पर लोकसभा अपने 2/3 बहुमत से उसको पास कर देती है। ये भी याद रखना, कितने बहुमत से पास कर देती है? 2/3 बहुमत से। तो ऐसी स्थिति में फिर ये जो प्रस्ताव है दूसरे सदन को चला जाएगा। दोबारा से समझो, महाभियोग केवल और केवल कहाँ लगता है? संसद में। संसद के किस सदन में लगता है? तो आपका आंसर आएगा किसी भी सदन में। अब हमने माना कि मान लीजिए पहले वो लोकसभा में आया, तो कितने सदस्य लिखित में देंगे? 1/4 सदस्य लिखित में देंगे। तब संबंध हमारे जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं उनको कितने दिन हम पहले सूचना देंगे? 14 दिन पहले। फिर नियत दिन बैठक होती है, भाषण होते हैं, और भाषण के दौरान राष्ट्रपति अपना स्वयं पक्ष प्रस्तुत रख सकते हैं या फिर अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। ठीक है, अगर उसे लोकसभा उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास कर देती है तो अब ये प्रस्ताव कहाँ जाएगा भाई? राज्यसभा के पास में। और फिर राज्यसभा भी यही प्रोसेस अपनाती है। ठीक है, राज्यसभा में वही सबसे पहले बहस होगी। बहस में राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित हो सकते हैं, अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकते हैं, और यदि राज्यसभा भी इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो फिर राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग लग गया और उनको अपना पद रिक्त करना ही होगा। वो पद रिक्त हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो वो हर हाल में 6 महीने में भरा जाएगा। इस पर हम आगे भी डिस्कस करेंगे। मीन्स कार्यवाहक राष्ट्रपति मैक्सिमम कितने समय काम कर सकता है? ओनली 6 मंथ वो वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक महाभियोग की प्रक्रिया थी। अब एक सवाल जो RS प्री में आया था, अभी 2017 में आया शायद वो सवाल, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने की प्रक्रिया कैसी है? तो आपका आंसर आएगा ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है भाई? ये
अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले लोकसभा में गया, मान लीजिए लोकसभा ने पास कर दिया, तो राज्यसभा इसके लिए कोई समिति भी गठित कर सकती है, उससे जांच भी करवा सकती है, ठीक है। तो ये कैसी प्रक्रिया होती है, तो हमारा आंसर आएगा ये कैसी प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं शायद आपके समझ में आ गया होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है वो केवल संसद में लगता है, संसद के किसी भी सदन में लगता है। अगर कोई सा भी सदन पहल करेगा उसके 1/4 सदस्य में लिखित देंगे, तब राष्ट्रपति महोदय को 14 दिन पहले सूचना देंगे। जब बहस भाषण होगी, संबंधित सदन का अधिवेशन बुलाया जाएगा, राष्ट्रपति उसमें स्वयं उपस्थित हो सकते हैं, अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकते हैं। और यदि वो संसद का सदन उसे 2/3 बहुमत से पास कर देता है, तब उसको दूसरे सदन को भेजा जाएगा। और यदि दूसरा सदन भी उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तो फिर राष्ट्रपति महाभियोग पर महाभियोग लग गया और उनको अपना पद त्याग पत्र करना ही करना, वो पद हमेशा हर हाल में खाली हो गया, ठीक है। याद रखना, भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब बहुत प्यारे प्यारे से सवाल इस दौरान बनते हैं। देखो कैसे छोटे छोटे सवाल हैं जो कि हमारे गलत होते हैं। वो कौन से सदस्य होते हैं, 2 सवाल बता रहा हूं मैं आपको और आपके आंसर सही होने भी चाहिए। वो कौन से सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, ठीक है। ये सवाल समझो, देखो बहुत प्यारा सवाल है। वो कौन से सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग नहीं लेते लेकिन महाभियोग में भाग लेते हैं, महाभियोग में भाग लेते हैं। दोबारा से सोचो इसका आंसर क्या आ सकता है। बिल्कुल सीधा सवाल है। अगर आप लोगों ने राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल को अच्छे से पढ़ा है तो ये आंसर डेफिनेटली निकल के आएगा। मैं कह रहा हूं वो कौन से सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते लेकिन महाभियोग में भाग लेते हैं। मैं इसका राइट आंसर होगा संसद के मनोनीत सदस्य, संसद के मनोनीत सदस्य, ठीक है। जब हमने अनुच्छेद 54 को पढ़ा था उस समय मैंने बताया भी था कि राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन में कभी भी संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। हमने जाना था राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते थे। 104वां संविधान संशोधन क्रम के हिसाब से 126वां, ठीक है, 2019 में जो पास हुआ था उसमें एंग्लो इंडियन की व्यवस्था को हमने समाप्त कर दिया। लेकिन अनुच्छेद 80 के तहत हमारे जो देश के राष्ट्रपति महोदय होते हैं वो हमारे देश के जो राज्यसभा में उच्च सदन में साहित्य, संगीत, कला, समाज सेवा, खेल, विज्ञान इत्यादि जो विशिष्ट उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर विद्वान होते हैं, ऐसे 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग लाया जाएगा तो फिर ये राज्यसभा में उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो अच्छा सवाल है, वो कौन होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, मनोनीत भाग नहीं लेते ना, लेकिन वो महाभियोग में भाग लेते हैं। अब मैं इसका एक और थोड़ा सा इसको उल्टा करता हूं, इन दोनों को बदलता हूं। अब मैं कहता हूं वो कौन से सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते। अब इसका जस्ट उल्टा कर दिया जो हमने अभी अभी पढ़ा था। भाई अब से पहले हमने ये पढ़ा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, वो तो मनोनीत सदस्य थे, लेकिन अब मैं कह रहा हूं वो कौन होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं, ठीक है, लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते। तो आपका आंसर आएगा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आपको याद होगा जब हमने राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पढ़ा था उस दौरान हमने पढ़ा था अगर विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो सारे के सारे, अपन ने उस पिछले वाले वीडियो में मैंने एक सांसद का मत का मूल्य कितना होता है ना, एक विधानसभा के सदस्य का मत का मूल्य कितना होता है, वो जनसंख्या पर डिपेंड होता है, राजस्थान का कितना होता है, देश में ज़्यादा कहाँ है कम, सारी चीज़ें आपको बताई थी। तो आपसे कोई पूछे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं पर महाभियोग में भाग नहीं लेते, वो कौन होते हैं? वो होते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन हमको पता है महाभियोग का प्रस्ताव केवल कहाँ आता है, संसद में, तो विधानसभा तो हटी गई, इसका मतलब ये इसमें शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। क्या राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लाया जा रहा है क्या उस पर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? तो आपका आंसर आएगा नो। राष्ट्रपति का अगर महाभियोग लाया जा रहा है राष्ट्रपति पर तो उस पर संसद का कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। हमको पता होना चाहिए संसद का संयुक्त अधिवेशन जो होते हैं वो राष्ट्रपति महोदय
जो बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत, वो केवल और केवल साधारण विधेयकों पे बुलाते हैं। कभी भी धन विधेयक पर, या फिर हम संविधान संशोधन करने जा रहे हैं, या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा रहे हैं, इन पर कभी भी संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसको आहूत करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये बात भी निकल के आई कि राष्ट्रपति महोदय पर जो महाभियोग लगता है उसमें कभी भी उस पर हम संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। तो एक बात और ध्यान रखना कि राष्ट्रपति महोदय को जो हटाने की प्रक्रिया है उसमें संबंधित सदन का कितना बहुमत होना चाहिए भाई? 2/3 बहुमत होना चाहिए। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति महोदय के निवास स्थान की, जिसको हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं। पढ़ा होगा, सुना होगा आप लोगों ने। ये जो राष्ट्रपति भवन है ये भाई दिल्ली में है, हम सब जानते हैं, नई दिल्ली में है। और दिल्ली में जो पहाड़ियां हैं वो पहाड़ियां कौन सी हैं? रायसीना की पहाड़ियां। दिल्ली में जो रायसीना की पहाड़ियां हैं, इन्हीं रायसीना की पहाड़ियों को राजस्थान में क्या बोलते हैं? अरावली बोलते हैं। तभी तो एक सवाल कई बार आ जाता है, या हमने कई किताबों में पढ़ते हैं कि राजस्थान का वो कौन सा भौतिक प्रदेश है जिसे हम राष्ट्रपति भवन में बैठ करके निहार सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो राजस्थान का भौतिक प्रदेश कौन सा है? अरावली। क्योंकि अरावली को दिल्ली में हम क्या बोलते हैं? रायसीना की पहाड़ियां। और रायसीना की पहाड़ियां जो नई दिल्ली में, वहीं पर हमारे देश के जो राष्ट्रपति महोदय उनका भवन बना हुआ है। इसका निर्माण 1911 में आरंभ हुआ था। पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो 1911 में इस भवन का जो शिल्पीकार थे वो कौन थे? एडविन लुटविंस, लैंडसीर लुटियंस करके थे। इंजीनियर इसके हग किलिंग थे। हग किलिंग। तो ये राष्ट्रपति भवन से संबंधित है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब एक अच्छा सवाल जो आर्टिकल 71 से संबंधित है। हाँ भाई, राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, इन दोनों के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद होते हैं ना, वो केवल कहाँ जाते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अगर राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन से संबंधित कोई प्रश्न उठ गया और तो उसकी सुनवाई केवल और केवल कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में। उपराष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन से संबंधित कोई प्रश्न हो गया तो वो भी कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा आर्टिकल है, ये आर्टिकल कौन सा है? 71। यहाँ हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए कोई राष्ट्रपति महोदय आज वो चुन लिए जाते हैं और वो उनके निर्वाचन से संबंधित कोई प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और सुप्रीम कोर्ट में उसका फैसला मान लीजिए 3 साल बाद आया कि इनका निर्वाचन अवैध है, गलत तरीके से हुआ है। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई? 3 साल तक राष्ट्रपति महोदय रहते हुए, पद पर रहते हुए बहुत सारे कृत्य का निर्वहन कर गए। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन को हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित कर देता है तो उनके द्वारा किए गए कार्य अवधिमान्य नहीं होंगे। उन्होंने जितने भी कार्य किए हैं वो सारे कार्य वैलिड होंगे, ये हमको ध्यान रखना है। तो ये आर्टिकल 71 है। अब हम आते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ आवर प्रेसिडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, और प्रशासनिक शक्तियां। ठीक है, कार्यपालिका शक्तियां एवं प्रशासनिक शक्तियां, अच्छा टॉपिक है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। देखो, जो आर्टिकल मैंने आपको 53 पढ़ाया था वो राष्ट्रपति महोदय की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में बहुत कुछ कहता है। आपको पता होना चाहिए, संविधान जो सारी शक्तियां देता है वो किसको देता है? राष्ट्रपति को। लेकिन उनको व्यवहार में जो यूज में लेता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। राइट भाई, हमने पढ़ा था कि कार्यपालिका, अगर किसी देश में संसदात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है तो वहां कार्यपालिका के 2 स्तर पाए जाते हैं। एक होता है नाम मात्र का शासक और एक होता है वास्तविक शासक। ठीक है, तो भारत में कौन सी व्यवस्था पाई जाती है? तो हमारे देश में जो व्यवस्था पाई जाती है वो कौन सी है? संसदात्मक है। तो हमारे यहाँ नाम मात्र के या औपचारिक शासक तो राष्ट्रपति महोदय होते हैं, और वास्तविक शासक हमारे यहाँ कौन होते हैं? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। इसको बात को आर्टिकल 53 बहुत अच्छे से बताता है। क्या कहता है आर्टिकल 53? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो अब यहां देखिए आप,
जो संविधान सारी शक्तियां दे रहा है वो किसको दे रहा है? राष्ट्रपति महोदय को दे रहे हैं। जिनका प्रयोग, अगली लाइन देखो, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अब अधीनस्थों की बात आती है तो अधीनस्थों में प्रधानमंत्री, उसका मंत्री परिषद ही तो आ गया, ठीक है। तो पहली बात तो याद रखना कि संविधान जो सारी शक्तियां देते हैं वो किसको देते हैं? राष्ट्रपति महोदय को, लेकिन उनको व्यवहार में जो यूज में लेते हैं वो प्रधानमंत्री। तो अब सवाल बना, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ये मत समझना राष्ट्रपति महोदय कोई रबड़ की मोहर है, इनके पास स्वविवेकीय शक्तियां भी होती हैं, ठीक है। अभी हम कुछ देर बाद जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति पढ़ेंगे उस समय इनकी स्वविवेकीय शक्तियों पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 75 की। आर्टिकल 75 क्या कहता है भाई? लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, ठीक है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति क्या नियुक्त करते हैं भाई? प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। तो अब एक सवाल बना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो कौन करते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है। और वो आर्टिकल कौन सा है? 75। अच्छा, एक बात और याद रखना, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो मंत्री परिषद के अन्य सदस्य होते हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे उप मंत्री हो, उन सब की नियुक्ति भी हमारे यहाँ कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। तो ये आर्टिकल कौन सा हो गया? 75। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 77 की, ठीक है। आर्टिकल 77 में क्या है? संघ सरकार के जितने भी कार्य होंगे वो सभी किसके नाम से होंगे भाई? वो राष्ट्रपति महोदय के नाम से होंगे। संघ सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वो सारे सारे किसके नाम से होते हैं? बोलिए, राष्ट्रपति के नाम से वो किए जाएंगे। ये जो लिखा हुआ है आर्टिकल कौन सा है? 77। एक आर्टिकल और है और वो आर्टिकल है 78। आर्टिकल 78 में क्या है? राष्ट्रपति देश की शासन व्यवस्था के बारे में हमारे प्रधानमंत्री से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनसे देश की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो प्रधानमंत्री महोदय से विधि निर्माण के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल कौन सा है? 78। वो किसी भी विषय पर मंत्री परिषद में चर्चा के लिए कह सकते हैं, ठीक है। ये भी आर्टिकल कौन सा है? 78। अच्छा, तो ये जो राष्ट्रपति की सारी शक्तियां, ये कैसी शक्तियां हैं? कार्यपालिका से संबंधित ये शक्तियां हैं। राष्ट्रपति किसी भी विषय पर प्रधानमंत्री से कोई भी सूचना मांग सकते हैं। तो ये जो सारी शक्तियां हैं ये कैसी शक्तियां हैं? कार्यपालिका से संबंधित ये शक्तियां हैं। हम राष्ट्रपति की कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियां पढ़ रहे हैं। अब हम प्रशासनिक शक्तियों पे आते हैं। देखिए, आर्टिकल 76 जो अनुच्छेद 76 है वो कहता है कि राष्ट्रपति महोदय महान्यायवादी की नियुक्ति करेंगे। अटॉर्नी जनरल, आपने पढ़ा होगा, हमारे देश के जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं? महान्यायवादी होते हैं। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। देखिए, हमको याद करने के लिए कॉमन सा थिंग मैं आपको बता रहा हूं। अगर राष्ट्रपति महोदय किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर देते हैं तो वो लगभग अपना त्याग पत्र, मतलब कोई अपवाद भी हो सकता है, लेकिन जो नियुक्ति कर देते हैं ना, वो सब अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? लगभग राष्ट्रपति महोदय को ही देते हैं। खाली याद रखने के लिए है, हो सकता है कहीं इसका कोई अपवाद हो। अगर राष्ट्रपति महोदय किसी की नियुक्ति कर देते हैं तो वो त्याग पत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो बताओ, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को, ठीक है। इसके अलावा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो अन्य मंत्री भी अपना त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को, ठीक है। वो बात अलग है, प्रधानमंत्री के इस्तीफा करते ही सबका अपने आप त्याग पत्र हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा मंत्रियों का, इसके अलावा हमने अब जान रहे हैं महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो सीधी सी बात है, महान्यायवादी अपना त्याग पत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। तो ये भी इनकी एक प्रशासनिक शक्ति है। अच्छा, एक सवाल आता है, महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? तो एक लाइन में हम बोल देते हैं, इनको महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, इनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं और इनका कार्यकाल भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत
होता है। अब हम बात करते हैं कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। पढ़ा होगा, सुना होगा आप लोगों ने ये नाम। केवल आज हम राष्ट्रपति की कार्यपालिका और प्रशासकीय शक्तियां ही पढ़ेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक 4 अनुच्छेदों में इस महोदय का वर्णन है। तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, इनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, बोलिए, राष्ट्रपति। तो सीधी सी बात है, अपना त्याग पत्र भी किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। भाई मैंने कहा था मोस्टली जो राष्ट्रपति अगर किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर देते हैं तो आप एग्जाम में रिस्क ले सकते हैं, वो व्यक्ति त्याग पत्र भी किसको देगा, राष्ट्रपति को ही देगा। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया। इसके अलावा आर्टिकल 155 राज्यपाल, हमारे देश के हर राज्य में एक राज्यपाल होता है ना। तो राज्यपालों की जो नियुक्ति करते हैं वो महोदय भी कौन होते हैं, राष्ट्रपति। अब हमको पता लग गया कि राज्यपाल की नियुक्ति अगर राष्ट्रपति ने की है तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र रिजाइन भी किसको करेंगे, राष्ट्रपति को ही करेंगे। और ये जो आर्टिकल ये कौन सा है, 155। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश 8 है ना वर्तमान में, ठीक है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं प्रशासक। तो जितने भी ये प्रशासक होते हैं इनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति। जैसे दिल्ली में उपराज्यपाल कहलाता है, ठीक है, पांडिचेरी में उपराज्य कहलाता है, चंडीगढ़ में मुख्य आयुक्त कहते हैं। ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग के नाम से जानते हैं। तो जितने भी प्रशासक होते हैं इन सबकी नियुक्ति भी कौन करते हैं भाई, राष्ट्रपति। सीधी सी बात है। तो ये प्रशासक अपना त्याग पत्र भी किसको देंगे, राष्ट्रपति को ही देंगे। अच्छा, एक आर्टिकल और है 74, अनुच्छेद 74। क्या कहता है अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति की सहायतार्थ एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होगी भाई, मंत्री परिषद। और इस मंत्री परिषद का जो हेड होता है, चीफ होता है, वो बंदा कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो मंत्री परिषद की सलाह पर हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय काम करेंगे, ऐसा भी लिखा हुआ है, ठीक है। राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री। तो सीधी सी बात है, राष्ट्रपति महोदय किसकी सलाह पर कार्य करते हैं, राष्ट्रपति महोदय किसकी सलाह पर कार्य करते हैं, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की सलाह पर, ठीक है। वर्तमान में ये प्रावधान है, राष्ट्रपति महोदय किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं। 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा ये प्रावधान जोड़ा गया था, ठीक है। अब छोटी छोटी बातें हैं, हमारे देश में यूपीएससी अभी हाल ही में रिजल्ट आया है यूपीएससी का, है ना। तो यूपीएससी जिसका गठन 1926 में हुआ था, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, इसके चाहे अध्यक्ष हैं चाहे सदस्य हैं, सभी की नियुक्ति कौन करते हैं भाई, राष्ट्रपति। अब वही बात हो गई, अगर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर देते हैं तो वो अपना त्याग पत्र भी किसको देंगे, राष्ट्रपति को ही देंगे। अब यूपीएससी के अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय ने की है, तो डेफिनेटली अपना त्याग पत्र भी किसको देंगे, राष्ट्रपति को ही देंगे। सुप्रीम कोर्ट के चाहे चीफ जस्टिस हैं चाहे हमारे जस्टिस महोदय हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के, वो सबकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो अब मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट के चाहे चीफ जस्टिस हैं चाहे अन्य न्यायाधीश हैं, वो अपना रिजाइन भी किसको करेंगे, राष्ट्रपति महोदय को ही करेंगे। एक होता है हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट के चाहे चीफ जस्टिस हैं चाहे अन्य न्यायाधीश हैं, उन सब की नियुक्ति भी कौन करते हैं भाई, राष्ट्रपति। अच्छा, इसका आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टेड है। सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है वो है 124 और हाई कोर्ट का जो आर्टिकल है, दिमाग ही नहीं लगाना, इजी वे में याद हो जाएगा, पहले दूसरे अक्षर को चेंज कर दो। तो वो आर्टिकल कौन सा है, 214। तो आपसे कोई पूछे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों चाहे अन्य न्यायाधीशों, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों चाहे अन्य न्यायाधीशों, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, 124, और ये 12 को हमने आगे पीछे कर दिया, 214 हो गया। अच्छा, ऐसा ही कुछ अध्यादेश में है। अगर मैं कहता हूँ राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद में जारी करते हैं, तो देखो राष्ट्रपति भाई कौन से अनुच्छेद में अध्यादेश जारी करते हैं, 123 में, 1, 2, 3, वो माधुरी दीक्षित उसमें नाची थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है तब राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करते हैं, एक तरीके से कहा जाए, ठीक है। तो राष्ट्रपति महोदय किस अनुच्छेद में अध्यादेश जारी करते हैं, 123 में। और राज्यों में जो अध्यादेश जारी करते हैं, राष्ट्रपति का जो एजेंट होते हैं वो कौन होते हैं, राज्यपाल। तो किस अनुच्छेद में जारी करते हैं, तो दिमाग ही नहीं लगाना, इनको भी ऐसे ही चेंज कर दो।
जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किया था। ठीक है, तो ये आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 213। ठीक है, ये दोनों अक्षर हमने आगे पीछे पहले बदल दिए। हमारे देश में निर्वाचन एक आयोग है, स्वतंत्र आयोग, जिसका वर्णन संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक दे रखा है, 329 तक, जिसमें एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। अच्छा, मूल संविधान में चुनाव आयोग 1 सदस्यीय था, 1989 में इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। ठीक है, तो चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हो चाहे अन्य चुनाव आयुक्त हो, सभी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अब सीधी सी बात है, ये अपना पद त्याग भी किसको करेंगे? राष्ट्रपति को ही करेंगे। ठीक है, एक आयोग होता है ST-SC आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, ये आर्टिकल 338 है। ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, जिसका वर्णन अनुच्छेद 338 में, इसके सभी सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो सीधी सी बात है, अपना त्याग पत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को। अच्छा, एक और होता है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और ये आर्टिकल कौन सा है? 340। तो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो पहला काका कालेलकर जिसके अध्यक्ष थे, जो रीट में आया भी था, 2017 में आया था, शायद 15 में या 17 में आया था, ध्यान नहीं है मुझे कंफर्म, लेकिन रीट में आया था। तो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो अन्य पिछड़ा वर्ग के आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति। और वो आर्टिकल कौन सा है? 340। अच्छा, एक होती है अंतरराज्यीय परिषद, राज्यों के आपसी समाधान के लिए, जिसका वर्णन आर्टिकल 263 में है। तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन भी कौन करते हैं? तो वो भी गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय 5 साल के लिए अनुच्छेद 280 के तहत 5 सदस्यीय एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे, बताओ वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और वो आर्टिकल कौन सा है? 280। अच्छा, एक चीज और है, यूट्यूब पे मैंने कमेंट्स देखे थे, उसमें लिखा हुआ था कि सर हमारे आर्टिकल याद नहीं होते हैं। देखो भाई, ये तो सीधी सी बात है, याद तो हमको करनी ही है। अब इनको एक दिन में तो याद करने की चेष्टा मत करो, जैसे पार्ट में डिवाइड कर लो। ठीक है, और बार बार अगर हम रिवाइज करेंगे तो ये डेफिनेटली याद हो जाएंगे, और अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो ये डेफिनेटली याद भी नहीं होने वाले। अब विद्या तो अभ्यास मांगती है ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। और देखो, ना करने के बहुत सारे बहाने होते हैं, ये हो गया, वो हो गया, वो कहते हैं ना, इसको साइको की भाषा में, जैसे अपना दोष दूसरे पे लगाना प्रक्षेपीकरण कहते हैं। ठीक है, नाचन जाने हंगन टेढ़ा, वो वाली बात हो जाती है अपना तो अगर हम अभ्यास करेंगे तो डेफिनेटली अनुच्छेद हमारे याद हो जाएंगे। और एक अपनी जो टेबल और चेयर जिस पे आप नोट्स बना के पढ़ते हो, वहाँ लिख लो ना इनको, अनुच्छेदों को, इजवे में याद हो जाएंगे, ऐसा कोई बहाना नहीं चलता है। तो आपसे कोई पूछे, बताइए वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में होता है? 280 में। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और ये अनुच्छेद भी कौन सा है भाई? 280। निर्वाचन आयोग मैंने अच्छा, एक और है राजभाषा आयोग। ठीक है, राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग की यदि हम बात करें तो राजभाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और ये अनुच्छेद है 344। तो ये जितनी भी शक्तियां मैंने आज आपको बताई, ये सारी कार्यपालिका की शक्तियां थी, साथ ही ये प्रशासनिक शक्तियां भी राष्ट्रपति महोदय की थी। ठीक है भाई, तो आज हमने जो मुख्य रूप से पढ़ा वो राष्ट्रपति पद की शर्तें पढ़ी अनुच्छेद 59 में, 60 में हम लोगों ने शपथ पढ़ी, 61 में हमने महाभियोग पढ़ा, और उसके बाद में बहुत सारे अनुच्छेद हमने देखे, और इसकी प्रशासनिक और कार्यपालिका शक्तियां भी हम लोगों ने इसकी पढ़ी, राष्ट्रपति महोदय की। ठीक है ना, तो अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। ठीक है, धन्यवाद।